है गाइस, वेलकम बैक टू इंद्रा सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 10। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल और 5 जून। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यदि बात की जाए कि 5 जून को, तो प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने 16 सितंबर 1987 को ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र और 45 देशों ने कब 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, इसलिए प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह किससे संबंधित है, तो यह ओजोन संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों, आगे देखेंगे कि 19 दिसंबर सन 1994 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम यूएनओ के नाम से जानते हैं, ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा की। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाने की घोषणा कब की गई, तो 19 दिसंबर 1994 को। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। यदि बात की जाए कि जो ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना ही क्या थी, 2021 की थीम थी। क्योंकि दोस्तों, सबसे अधिक क्वेश्चन थीम से ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ और वाराणसी। यदि राइट आंसर की बात की जाए तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है। कहाँ पर है? चंदौली में स्थित है। तो दोस्तों, हमने देखा कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है। तो दोस्तों, ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। तो दोस्तों, यदि राइट आंसर की बात की जाए कि सिल्वी कल्चर जो संबंधित है या किससे संबंधित है, तो वन एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। तो दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, या कहेंगे कि जिसको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है उनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। यदि बात की जाए कि विटीकल्चर किससे संबंधित है, तो अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, तो केचुआ पालन से संबंधित है। यदि बात की जाए कि फिशी कल्चर किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है। और सेरी कल्चर किससे संबंधित है, तो रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा जीवी कारक नहीं है। अर्थात पूछने का अर्थ है कि इसमें ऐसा कौन सा कारक है जिसमें जीव नहीं पाया जाता है, तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जीव पाया जाता है, जंतु में भी जीव पाया जाता है और सूक्ष्म जीव में भी जीव पाया जाता है। लेकिन प्रस्तर अर्थात क्या कहेंगे? प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। तो क्या पत्थर में जीव पाया जाता है? पत्थर में जीव नहीं पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर जीवी कारक जो नहीं है वह है प्रस्तर। इसी को हम पत्थर के नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झूम खेती कहाँ होती है? ऑप्शन है केरल, बिहार, मेघालय या तमिलनाडु में। जो झूम की खेती है यह कहाँ पर होती है? तो यह होती है आपके मेघालय में। राइट आंसर क्या हमारा? मेघालय। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जो झूम की खेती होती है यह पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काट कर की जाने वाली क्या है? एक अस्थायी कृषि है। तो दोस्तों ऑप्शन पूछिए कि झूम की खेती अस्थायी कृषि है या अस्थायी कृषि है? तो अस्थायी कृषि है। तो यह किस तरीके से की जाती है? तो यह पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काट कर की जाती है। भारत में यह खेती प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड आदि राज्यों में किया जाता है। हम कहेंगे कि ये पूर्वोत्तर जितने भी राज्य हैं वहाँ पर झूम की खेती होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शन है अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो शुष्क बर्फ है यह कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो ऑप्शन है WWF, WHO, पेटा या UN। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है UN। WWF की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WHO की बात की जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि UN का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं। यदि बात की जाए कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की। यदि बात की जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। यदि बात की जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। और यदि बात की जाए कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं तो वर्तमान में इसमें 193 सदस्य देश हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा या क्या होता है? तो ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण या ये सभी। अर्थात दोस्तों हम देखते हैं कि जब क्या होते हैं हमारी फसल में कीड़े या ऐसी कोई बीमारी फैल जाती है जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं तो उससे अधिक से अधिक जल प्रदूषण होता है, क्योंकि वह जो कीटनाशक होता है वह जल में जाकर मिलता है और उसी के द्वारा ही क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो राइट आंसर हमारा जल प्रदूषण। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? ऐसा लवण जो क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, एनहाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हाइग्रोस्कोपिक लवण है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? या कहेंगे कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा या रसोई गैस। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा वाहनों से निकली गैसें, क्योंकि दोस्तों जो वाहनों से निकलने वाली गैस होती है वह सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या होता है? तापमान क्या होता है? अधिक गर्म हो जाता है, अधिक गर्म हो जाता है। इसलिए विश्व उष्मायन के लिए सबसे अधिक गैस की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। यदि ऑप्शन में बात की जाए तो वाहनों से निकलने वाली गैस है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? जो धातुमय प्रस्तर है इसे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन को, बॉक्साइट को, मेटालाइट को या अयस्क को। तो धातुमय प्रस्तर कहा जाता है अयस्क को। किसको? अयस्क को।
दोस्तों क्योंकि अयस्क से ही विभिन्न धातुओं को प्राप्त किया जाता है। अर्थात कहा जाए कि जो विभिन्न धातुओं को किससे प्राप्त किया जाता है, तो अयस्क से ही विभिन्न धातुओं को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वे किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए पेड़ पौधे अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पौधों द्वारा कौन सी गैस ग्रहण की जाती है और कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि कौन सी गैस अवशोषण करते हैं, तो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधे क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, कहेंगे कि ग्रहण करते हैं। यदि बात की जाए कि वह किस गैस को रिलीज करते हैं, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। किसको, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जबकि मानव क्या है, इसका उल्टा होता है। मानव ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधे जो प्रदूषण को घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भूकंप किस पैमाना द्वारा मापा जाता है। तो भूकंप वो फुट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने पर। दोस्तों राइट आंसर हमारा कि भूकंप जो मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है। ऑप्शन है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना ही क्या है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे बर्फ क्या कर रही है, पिघल रही है, और बर्फ पिघल कर वह क्या है, नदियों महासागरों में जा रही है, जिससे जल का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जल का स्तर क्या है, बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पर सही है आपका ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य प्रकाश द्वारा। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है, तो राइट आंसर है वृक्षों द्वारा। वृक्षों द्वारा, क्योंकि दोस्तों जो वाहन होते हैं जो उनसे धुआं निकलता है, तो वह धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कौन ग्रहण करता है, तो वह ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, या कहेंगे कि वृक्ष ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों जितनी अधिक मात्रा में वृक्ष या पेड़ पौधे होंगे उतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपको वाहन से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह हानि नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वह उसको ग्रहण कौन कर लेगा, उसको पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक वृद्धि है। चूंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करते हैं, अतः वृक्षों के द्वारा ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वृक्षों के द्वारा ही वायु प्रदूषण को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हमने कुल 15 क्वेश्चन देखे। यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।